नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 6 क्लास एनसीईआरटी की साइंस पूरी की पूरी एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी। एक ही वीडियो में पूरी 6 क्लास को आज हम ख़त्म करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसके वन लाइनर नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। तो पहला प्रश्न है कि मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग किस रूप में किया जाता है। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग किस रूप में किया जाता है। वो किया जाता है शहद बनाने में। किस रूप में किया जाता है, शहद बनाने में। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग किस में किया जाता है, शहद बनाने में। ठीक है, मधुमक्खी से रिलेटेड यहाँ इंपोर्टेंट हम फैक्ट जानते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसमें एक होती है रानी। रानी मक्खी कितनी होती है, एक। ठीक है, वहीं पूछे इसमें मेल कितने होते हैं, फीमेल तो एक हो गई, यानी रानी मक्खी है तो वो फीमेल है, फीमेल होगी एक। अब इसमें बात करें हम पुरुष, पुरुष या मेल, तो वो इसमें होते हैं आपके 2 से 8। 2 से 8 इसमें मेल होते हैं और बाकी सब नपुंसक होते हैं। नपुंसक होते हैं, या हम कह सकते हैं सिपाही होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके वर्कर होते हैं। तो वो कितने होते हैं, 1,000 से भी ज्यादा। ठीक है, वो क्या होते हैं, जो नपुंसक होते हैं, या उन्हें हम सिपाही कह सकते हैं या वर्कर कह सकते हैं, जो शहद इकट्ठा करते हैं, वो होते हैं आपके 1,000 से भी ज्यादा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है कि मूली किस हिस्से का उदाहरण है। मूली किस हिस्से हिस्से का उदाहरण है, तो ये आपका जड़ या तना का उदाहरण है। मूली किस हिस्से का उदाहरण है, जड़ या तना का उदाहरण है। अब बात करते हैं कि जड़ या मूल, जड़ या मूल कौन कौन से हैं जो जड़ या मूल में आते हैं। तो आपका याद रखना, मूली, मूली जड़ या मूल में आता है। दूसरा आपका सलजम, सलजम ये भी जड़ या मूल में आता है। तीसरा आपका चुकंदर, चुकंदर और गाजर। ठीक है, आपसे पूछ ले कि मूली क्या है, तो मूली जड़ है, सलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है, गाजर जड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पूछे तना या कंद, पूछ सकता है तना या कंद। तना या कंद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, इसमें आलू, एक आपका आलू, प्याज, प्याज, अदरक, अदरक, आलू, प्याज, अदरक, फिर आ जाएगा लहसुन, लहसुन और हल्दी। ठीक है, ये आपके तना या कंद के अंतर्गत आएंगे। पूछे प्याज क्या है, जड़ या तना, तो तना। अदरक जड़ या तना, तना। लहसुन तना, हल्दी तना। ठीक है, आगे अगले की बात करते हैं कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं। तो हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, तो जो केवल पादप खाते हैं वो कौन से जीव होते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं, शाकाहारी। तो हिरण कैसा प्राणी है, ये है शाकाहारी। यही ये जो पादप हैं, उत्पादक, उत्पादक के बारे में जानते हैं कि जो उत्पादक हैं, इन उत्पादकों से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा, जो सबसे अधिक ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, सबसे अधिक ऊर्जा ये आपको उत्पादकों से मिलती है। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादकों से मिलती है। यही बात करते हैं कि मनुष्य किस कैटेगरी में आता है। मनुष्य, मनुष्य है वो आपका, ये होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, मनुष्य मांस भी खाता है, मनुष्य हरे पेट पादप भी खाता है, मनुष्य खाना भी खाता है। तो मनुष्य कैसा प्राणी हो गया, सर्वाहारी। और यह द्वितीयक उपभोक्ता, सेकंड कंज्यूमर होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं। तो वो करते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है,
पौधे अपने भोजन का निर्माण किस माध्यम से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 जब जल के साथ क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? तो बनता है आपका C6H12O6 प्लस O2 और प्लस H2O। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तो आपका C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूर्य से ऊर्जा कितनी मिलती है? सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा मिलती है। सूर्य से जो पेड़ पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो कितनी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1% ग्रहण करते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छिपकली का मुख्य भोजन क्या है? छिपकली का मुख्य भोजन क्या है? तो छिपकली क्या खाती है? कीड़े मकोड़े। तो क्या हो गया? कीट पतंगा। कीट या पतंगा। छिपकली का मुख्य भोजन क्या हो गया? कीट या पतंगा। तो ये कीट है, इनके बारे में एक चीज याद रखनी है। कीट है जो, इनकी जो कोशिका भित्ति है, कीट की कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति, ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन की। ठीक है, कीट की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगला है किसमें झींगा पाया जाता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। झींगा समुद्र में पाया जाता है। झींगा किस में पाया जाता है? समुद्र में। यही समुद्र के बारे में और जान लेते हैं कि समुद्री जो पानी है, समुद्री पानी, ठीक है, समुद्री पानी से हमें नमक प्राप्त होता है। ठीक है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? नमक हमें समुद्री पानी से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यही पूछ सकता है कि जो ये नमक है ये किस शैवाल से, यानी समुद्री शैवाल से, एक समुद्री शैवाल है, शैवाल, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन। ठीक है, समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। और कौन से शैवाल से? तो उसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया, यानी लेमिनेरिया समुद्री शैवाल है, उससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कौन सा जानवर सर्वाहारी कहलाता है? जानवर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कौन सा प्राणी, कौन सा जीव, जीव कर लो, कौन सा जीव सर्वाहारी कहलाता है? तो अभी हम बता के गए हैं कौन सा कहलाता है? मनुष्य। मनुष्य कैसा है? मनुष्य सर्वाहारी है। ठीक है, आगे अंकुरित बीजों को खाने का क्या लाभ है? अंकुरित बीजों को खाने का क्या लाभ है? तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा। ठीक है, अंकुरित बीजों को खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब यही बात करते हैं, अंकुरित जो बीज हैं इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंकुरित बीजों में विटामिन बी और ई पाया जाता है। ठीक है, जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें विटामिन बी और ई पाया जाता है। ई के बारे में हम बात करते हैं। ई को, जो ई है, इससे अगर इसका अधिक सेवन करें तो नपुंसकता हो सकती है। विटामिन ई के अधिक सेवन से नपुंसकता होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन। ठीक है, इसी विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है? मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है? तो ये करती है मकरंद। मकरंद, मकरंद इकट्ठा करती हैं। और इस मकरंद का जो मुख्य कार्य है वो है शहद बनाना। ठीक है, इसका प्रयोग शहद बनाने में किया जाता है। मकरंद से शहद बनता है। ठीक है, आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो कौन सा आवश्यक है? एक तो CO2 और प्लस H2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अभी पीछे भी बताया था, फिर याद रखना है, वो मात्र 1%। पेड़ पौधे सूर्य से कितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? मात्र
1% ऊर्जा प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया? हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, 11 है, तेल बनाने के लिए कौन से पौधे अच्छे स्रोत हैं? तेल बनाने के लिए कौन से पौधे अच्छे स्रोत हैं? तो वो हैं आपके मूंगफली। ठीक है, एक तो मूंगफली और सरसों। मूंगफली और सरसों तेल बनाने के लिए कौन से पौधे अच्छे स्रोत माने जाते हैं? तो मूंगफली और सरसों के पौधे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अच्छा, इस तेल में जो वसा है वो अधिक मात्रा में होता है। तेल में अधिक मात्रा में क्या होता है? तो वसा इसमें अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, आगे अगला है, अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? ऊर्जा के लिए। भोजन नहीं करेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी शरीर को, तो भोजन क्यों जरूरी है? ऊर्जा के लिए। ठीक है, ऊर्जा के लिए भोजन जरूरी है। ठीक है, यही बात करते हैं कि पाचन के बाद पाचन के बाद जो प्रोटीन है, पाचन के बाद जो प्रोटीन है आपका, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो वो अमीनो अम्ल के रूप में। अमीनो अम्ल। पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं, कौन से पौधे का तना खाने योग्य होता है? तो कौन से का होता है? आलू। अभी पीछे बता के गए थे कि तने के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आते हैं आपका आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी। और जड़ के अंतर्गत कौन से बताए थे? जड़ के अंतर्गत मूली, सलजम, चुकंदर और गाजर। तो कौन से पौधे का तना खाने योग्य होता है? आलू का। ठीक है, अगला है, सरसों के बीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? सरसों के बीज का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है तेल बनाने के लिए। तेल बनाने के लिए सरसों के बीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तेल बनाने के लिए सरसों के बीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका चैप्टर क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम बताइए। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो एक आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ठीक है, विटामिन। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ठीक है, यही बात करते हैं कि प्रोटीन, ये याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी कि प्रोटीन प्रोटीन से मिलकर बनता है ऊतक। तो पूछे ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। और ऊतकों से मिलके बनते हैं अंग। पूछे अंगों का निर्माण, तो अनेक ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। और अंग के बाद बनता है शरीर। तो पूछे शरीर कैसे बनता है? तो अनेकों अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन से बनता है ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग और अंग से बनते हैं शरीर। ठीक है, आगे है, किस तत्व की कमी से अमानव जन रोग होता है? किस तत्व की कमी से अमानव जन नहीं, यह होगा अभावजन्य रोग। किस तत्व की कमी से किस तत्व की कमी से दांतों में, या ये ऐड कर लेना, दांतों में अभावजन्य 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 रोग होता है? तो वो होता है आपका फ्लोरीन की कमी से। किसकी कमी से? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की कमी से
दांतों में अभावजन्य रोग होता है। ठीक है, तो ये जो दांत हैं, हमारे दांतों पे एनामिल नामक परत पाई जाती है। दांत किसके बने होते हैं? एनामिल नामक परत दांतों पे होती है। ठीक है, आगे कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से अस्थियों अस्थियों और दांतों का कमजोर होना, और दांतों का दांतों का कमजोर होना। ठीक है, कमजोर होना, ये याद रखना कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियों और दांतों का कमजोर होना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विटामिन डी के मुख्य स्रोतों में कौन सा विकल्प सही है, यानी विटामिन डी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। यही बात करें विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत तो वो है आपका मछली का तेल। मछली का तेल, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? मछली का तेल। ठीक, आगे प्रोटीन की जांच में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट, प्रोटीन की जांच में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉपर सल्फेट का। आगे विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं? विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं? वो है गाजर, गाजर और पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जी। ठीक है, गाजर और पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं? तो वो हैं आपके गाजर और पत्तेदार सब्जियां। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 21, 20 के बाद 21 देखते हैं कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। जो ऊर्जा हमारे शरीर को देते हैं वो पोषक तत्व कौन कौन से कहलाते हैं? तो वो है आपका और बसा और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? बसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लोहे की कमी से क्या होता है? लोहे की कमी से क्या होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया, एनीमिया होता है, और कमजोरी, कमजोरी, कमजोरी होती है। ठीक, और क्या होता है? रक्त की कमी। ये तो क्या लोहे की कमी है, तो रक्त की कमी। ठीक है, रक्त की कमी। तो लोहे की कमी से क्या क्या होता है? एनीमिया, कमजोरी और रक्त की कमी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि विकास एवं स्वास्थ्य रक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानव शरीर को वृद्धि विकास एवं स्वास्थ्य संरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है पोषक तत्वों की। किसकी? पोषक तत्व, पोषक तत्व। क्लियर? अगले पे बात करते हैं नींबू के किस तत्व की अधिकता होती है? नींबू में किस तत्व की अधिकता होती है जो अमानवजन रोग के लिए सहायक हो सकता है? ठीक है, तो नींबू में किस तत्व की अधिकता होती है? नींबू में होती है विटामिन सी की अधिकता। ठीक है, विटामिन सी की। बात करते हैं नींबू के पीएच की। तो नींबू का पीएच कितना होता है? नींबू का पीएच होता है 2.2 से 2.2 से 2.4। ठीक है, और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। नींबू कैसा है? अम्लीय है। प्रकृति कैसी है इसकी? अम्लीय है। ठीक है, आगे पकी हुई दाल में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है? तो पकी हुई जो दाल है उनमें प्रोटीन की उपस्थिति होती है। किन पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है? प्रोटीन की। ठीक है, आगे बात करते हैं घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है?
ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अच्छा, ये आयोडीन अभी हम बता के गए थे किससे प्राप्त होता है, तो ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से। लेमिनेरिया लेमिनेरिया नामक शैवाल से, नामक शैवाल से, ठीक है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन एक चमकती अधातु है। ये क्या है? आयोडीन यह एक चमकती अधातु है। चमकती क्या है? आयोडीन एक चमकती अधातु है। ठीक है, याद रखना, ये आयोडीन एक चमकती अधातु है। यही एक चीज कि आयोडीन, यहाँ लिख लेते हैं कि आयोडीन आयोडीन प्रोटीन से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके आयोडीन प्रोटीन से अभिक्रिया करके थायरॉक्सिन बना देता है। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन बना देता है। ठीक है, आयोडीन से अभिक्रिया करके, आयोडीन प्रोटीन से अभिक्रिया करके थायरॉक्सिन बना देता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या बना देता है? थायरॉक्सिन। क्लियर? आगे बात करते हैं। इसको लिख लिया होगा, न लिख पाए हो तो वीडियो रोक के लिख लेना। बात करते हैं आलू में उपस्थित होता है। आलू में उपस्थित होता है, तो आलू में मंड या स्टार्च यानी मंड उपस्थित होता है। ठीक है, भोजन, अब यहाँ बात करते हैं कि पादप में जो भोजन संग्रह होता है, पादप में जो भोजन का संग्रह होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। मंड या स्टार्च के रूप में पादपों में जो भोजन संग्रह होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। वहीं पूछे जंतु में जो भोजन संग्रह होता है, जंतुओं में जो भोजन संग्रह होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है? जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉपर सरफेक्टेड सोडा और आयोडीन टिंचर का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है खाद्य सुरक्षा के रूप में। खाद्य सुरक्षा परिरक्षण खाद्य सुरक्षा परिरक्षण के रूप में। ठीक है, किसमें किया जाता है? खाद्य सुरक्षा परिरक्षण के रूप में। आगे, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है आपको रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और ये किस में होता है? ये होता है बच्चों में। जो रिकेट्स है वो किस में होता है? बच्चों में। जब रिकेट्स बच्चों में होता है तो पूछ सकता है कि वयस्क में कौन सा रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, वयस्क में कौन सा रोग होता है? तो वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेसिस। ऑस्टियो ऑस्टियोमलेसिस मलेसिस। ठीक है, पूछे विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और वयस्क में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेसिस। क्लियर? आगे, कौन सा तत्व दूध से प्राप्त होता है? कौन सा तत्व दूध से प्राप्त होता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम। ठीक है, और दूध में लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध में लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। अच्छा, ये लैक्टिक एसिड है जो, ये लैक्टिक एसिड का शरीर में कार्य क्या है? तो ये वसा का अवशोषण करता है। वसा का क्या करता है? ये वसा का अवशोषण करता है। अवशोषण करता है। लैक्टिक एसिड का क्या कार्य है?
कि लैक्टिक एसिड वसा का अवशोषण करता है। ठीक, आगे बात करते हैं, किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है? किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है? तो वो है वसा। अत्यधिक मात्रा में फैट का सेवन करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। आगे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन को हमारे शरीर में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बेटा पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन को हमारे शरीर में क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पोषक तत्व। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 32 तक हो गए, 33। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है, यदि किसी बच्चे को भोजन में केवल प्रोटीन की कमी से किस रोग का खतरा होता है? किसी बच्चे के भोजन में अगर केवल प्रोटीन की कमी है तो उसे किस रोग का खतरा होता है? तो वो होता है क्वासी ओरकर। ठीक है, क्वासी ओरकर या मेरेस्मस, इसका एक और नाम है मेरेस्मस। अगर किसी बच्चे के खाने में लगातार प्रोटीन की ही कमी है केवल, तो वह क्वासियोरकर या मेरेस्मस रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यही बात करते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो खाना पकाने या धोने से नष्ट हो जाता है? खाना पकाने या धोने से नष्ट हो जाता है, वो कौन से विटामिन है? वो है बी व सी। विटामिन बी और सी खाने को पकाने और धोने से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बी और सी है वो जल में घुलनशील है, और हमारे ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रोटीन की जांच के दौरान परख नली में किस रंग का बदलाव होता है? तो ये प्रोटीन की जांच के दौरान परख नली में किस रंग का बदलाव होता है? ये होता है आपका बैंगनी रंग का। किस रंग का बदलाव होता है? बैंगनी रंग का बदलाव होता है। ठीक है, आगे, खाने को पकाने से किसकी हानि हो सकती है? तो खाने को पकाने से पोषक तत्वों की किसकी हानि हो सकती है? पोषक तत्वों की। ठीक है, पोषक तत्व, अगर पोषक तत्व ने दिया हो तो दिया होगा विटामिन बी व सी। ठीक है, पोषक तत्व की अगर ये ना हो तो विटामिन बी और सी की। क्लियर, यही हम लिख लेते हैं कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है जल में? तो जल में आपके ए, डी, ई और के, ये जल में घुलनशील है। यही बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन से घुलनशील है? वसा में जो बचे बी और सी वसा में घुलनशील है, और ए, डी, ई और के जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वासियोरकर रोग में बच्चे का पेट क्यों फूल जाता है? क्वासियोरकर रोग में बच्चे का पेट क्यों फूल जाता है? तो वो फूल जाता है प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर रोग में बच्चों का पेट प्रोटीन की कमी के कारण फूल जाता है। आगे बात करते हैं, दूध में किस तत्व की उपस्थिति होती है? दूध में किस तत्व की? तो दूध में फैट भी होता है यानी वसा, और प्रोटीन भी होते हैं, तो वसा और प्रोटीन की उपस्थिति होती है। यही पूछे कि दूध में क्या नहीं पाया जाता? दूध में क्या नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता? दूध में क्या नहीं पाया जाता है? काफी बार पूछा गया है। दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। आगे बात करते हैं, विटामिन बी वन की कमी से, यहाँ पे करो बी वन, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम पूछे, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम विटामिन बी वन का रासायनिक नाम ये है आपका थायमीन। ठीक है,
विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक, आगे, बच्चों में संतुलित भोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में अगर उन्हें संतुलित भोजन न मिले तो कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका मरस्मस, मेरस्मस, मेरस्मस या सूखा रोग, सूखा रोग। क्लियर? आगे, अगला है, पकाने पर कौन सी विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाती है? तो कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन बी व सी, विटामिन बी व सी नष्ट हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई एक चुनना हो, अगर इनमें से कोई एक चुनना हो तो विटामिन सी को चुनेंगे। ठीक है, विटामिन सी को, इन दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो तो विटामिन हम सी को चुनेंगे। ठीक है, आगे, विटामिन किससे हमारी रक्षा करते हैं? तो ये हमारी विटामिन किससे रक्षा करते हैं? रोगों से, रोगों से। विटामिन किससे हमारी रक्षा करते हैं? तो विटामिन रोगों से रक्षा करते हैं। अगला है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, तो इससे होता है बेटा रतौंधी, रतौंधी या दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या दृष्टिहीनता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे बात करते हैं। हमारे शरीर को किन लवणों की आवश्यकता अत्यंत मात्रा में होती है? हमारे शरीर को किन लवणों की आवश्यकता अत्यंत मात्रा में होती है? तो वो होती है सोडियम और पोटेशियम की। किन की होती है? सोडियम और पोटेशियम की, पोटेशियम। तो हमारे शरीर को किन लवणों की आवश्यकता अत्यंत मात्रा में होती है? सोडियम और पोटेशियम की। ठीक है, ये जो सोडियम है इसे चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, और यह सोडियम जल में नहीं, हवा में आग पकड़ लेता है, हवा में आग पकड़ लेता है, यानी ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, हवा के संपर्क में आते ही बच्चा आग ये पकड़ लेता है। ठीक है, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। तो तीसरे चैप्टर पे चलते हैं, तंतु से वस्त्र तक। इसमें कौन सा तंतु मानव निर्मित नहीं है? ठीक है, कौन सा तंतु मानव निर्मित नहीं है? तो वो है आपका रेशम। क्या है? रेशम। जो रेशम है वो मानव निर्मित नहीं है। अच्छा, तो यही फिर मानव निर्मित नहीं है रेशम, तो ये कैसा है? प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक तंतु की बात करते हैं। प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु की बात करते हैं। कौन कौन से? तो प्राकृतिक में एक आता है आपका पटसन, पटसन, कपास और अलसी। पटसन, कपास और अलसी, ये आपके क्या है? प्राकृतिक तंतु हैं। ठीक है, बात करते हैं रेशम। भारत में पूछे, भारत में सर्वाधिक रेशम, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन, सर्वाधिक रेशम का उत्पादन, रेशम उत्पादन कौन करता है? तो भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे, कपास के किस भाग से रुई बनती है? कपास के किस भाग से, एक सेकंड, हाँ ये ठीक लगा। कपास के किस भाग से रुई बनती है? तो वो बनती है फूल से या बीज से, फूल या बीज। ठीक है, कपास के किस भाग से रुई बनती है? फूल या बीज से रुई बनती है। क्लियर? अब यही बात करते हैं कपास का। कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन सा है? विश्व में प्रथम चीन है। ठीक है, कपास के उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन करता है? चीन। वहीं बिहार में सर्वाधिक उत्पादन कपास का भागलपुर करता है। कौन करता है? भागलपुर। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादन कौन करता है? चीन।
और बिहार में सर्वाधिक कौन करता है? भागलपुर। आगे, भारत में कपास की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? मुख्यतः ये होती है आपके पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में। अच्छा, अगर ऑप्शन पश्चिमी भारत न दे तो याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र व गुजरात में। ठीक, क्लियर। अगर राज्य पूछे तो सर्वाधिक कपास की खेती महाराष्ट्र में होती है, फिर गुजरात में होती है। क्लियर। आगे, रेशमी कपड़ों की विशेषता क्या होती है? तो रेशमी कपड़ों की विशेषता क्या होती है? ये चमकदार होते हैं। ये कैसे होते हैं रेशमी कपड़े? ये चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? तो ये होते हैं आपके चमकदार। क्लियर। आगे बात करते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्राप्त तंतु पादप क्या कहलाते हैं, ये बताओ। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्राप्त तंतु और पादप कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या? पटसन और कपास। ये पहले में आ जाएगा आपका पटसन, ठीक है, पटसन, और दूसरे में आ जाएगा कपास। तो क्या हो जाएगा? पटसन और कपास से प्राप्त तंतु पादप तंतु कहलाते हैं। पटसन और कपास से प्राप्त तंतु क्या कहलाते हैं? पादप तंतु कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 50। एक सेकंड। कि रुई तथा जूट पत्रकों का कौन कौन से भागों से प्राप्त होता है? रुई तथा जूट पादप पत्रकों के कौन कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो रुई और जूट पादप पत्रकों के कौन कौन से भाग से प्राप्त होता है? ये होता है आपका तना और पत्ती से, तना और पत्ती से। ठीक है, रुई और जूट पादप पत्रकों के कौन कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका तना और पत्ती से। ठीक है, अगला है सही विकल्प चुनिए। यानी मानव निर्मित तंतु हैं, मानव निर्मित तंतु आपको पूछ रहा है। तो मानव निर्मित तंतु कौन कौन से हैं? एक है आपका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, और दूसरा है आपका नायलॉन, नायलॉन। तो मानव निर्मित तंतु कौन कौन से? पॉलिस्टर है और आपका नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में एक चीज याद रखो, ये जो नायलॉन है यह पहला कृत्रिम रेशा है। ये नायलॉन है वो क्या है? नायलॉन आपका पहला कृत्रिम रेशा है, पहला कृत्रिम रेशा। ठीक है, नायलॉन क्या है? पहला कृत्रिम रेशा है। पॉलिस्टर की अगर हम बात करें तो जो हमारा पॉलिस्टर है ये जल्दी सूखता है, सबसे जल्दी सूखता है। पॉलिस्टर का बना कपड़ा सबसे जल्दी सूखता है। तो पॉलिस्टर क्या है? इसकी विशेषता है कि ये सबसे जल्दी सूखता है, और जब सबसे जल्दी सूखेगा तो कम पानी का अवशोषण करेगा, तो पानी कम अवशोषित करता है। क्लियर। आगे, अगला है भारत में पटसन का प्रमुख उत्पादन किन राज्यों में होता है? भारत में पटसन का प्रमुख उत्पादन किन राज्यों में होता है? क्लियर। तो भारत में पटसन का प्रमुख उत्पादन जो होता है वो आपका होता है बिहार, बिहार, दूसरा बंगाल, बिहार, बंगाल और असम। बिहार, बंगाल और असम में पटसन का प्रमुख उत्पादन होता है। ठीक है, आगे, रुई और जूट किससे प्राप्त किया जाता है? रुई और जूट किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है तंतु से। रुई और जूट किससे प्राप्त किया जाता है? तो रुई और जूट आपका तंतु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यही बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग हड्डी जोड़ने में, किसमें किया जाता है? हड्डी जोड़ने में।
हड्डी जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? हड्डी जोड़ने में, कोमा सतह को समतल बनाने में, सतह को समतल बनाने में, ठीक है, सतह को समतल बनाने में और खिलौना बनाने में, खिलौना बनाने में, ठीक है। 200% इंपोर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? हड्डी को जोड़ने में, सतह को समतल बनाने में और खिलौना बनाने में किया जाता है। आगे, कपास से क्या बनाया जाता है? कपास से क्या बनाया जाता है? तो कपास से बनाया जाता है बेटा धागा। कपास से क्या बनाया जाता है? धागा। इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। आगे, रेशम, ऊन और जूट किसके प्राकृतिक उदाहरण हैं? तो ये हैं आपके तंतु के। किसके प्राकृतिक उदाहरण हैं? ये आपके तंतु के प्राकृतिक उदाहरण हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 56 है, प्राचीन काल में लोग किस सामग्री का उपयोग कपड़े पहनने के लिए करते थे? प्राचीन काल में लोग किस सामग्री का उपयोग कपड़े पहनने के लिए करते थे? तो ये करते थे घास का। प्राचीन काल में लोग घास का प्रयोग करते थे कपड़ों को पहनने में। अगला, प्राकृतिक तंतु किससे प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपको पौधों और जानवरों से। पौधों और जानवरों से, ठीक है, जानवरों से। पौधों से कैसे? जैसे कपास, अलसी, ठीक है, कपास और अलसी होता है, ये पौधों से प्राप्त होता है। और जानवरों से कैसे? जैसे रुई प्राप्त करते हैं, रुई, ये भेड़ और बकरी की रुई प्राप्त करते हैं, तो उस रुई से भी तंतु बनाया जाता है, ठीक है। आगे, चरखे के उपयोग का उद्देश्य क्या था? चरखे के उपयोग का उद्देश्य क्या था? तो वो था धागा बनाना। क्या था? धागा बनाना, ठीक। चरखे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? धागा बनाना। आगे, कपास कहाँ प्राप्त होता है? कपास कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह मिट्टी वाली गर्म जगहों से, यानी मिट्टी वाली, यहाँ एक शब्द जुटा, काली। जो कपास है वो काली मिट्टी वाली गर्म जगहों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आगे पे बात करते हैं। तंतु के प्रकार होते हैं कौन कौन? वे कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राकृतिक तंतु और मानव निर्मित तंतु। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित तंतु। आगे, पटसन को किससे प्राप्त किया जाता है? पटसन का एक अन्य नाम क्या है? जूट। तो पटसन या जूट को किस से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका तने से। पटसन या जूट को किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है आपका तने से, ठीक है। आगे, धागे से वस्त्र बनाना विधियां क्या हैं? धागे से जो वस्त्र बनाने की विधियां हैं वो क्या है? वो है बुनाई, वो है आपकी बुनाई, ठीक। और अगला है आपका बंधाई, बुनाई, बंधाई और कताई। बुनाई, बंधाई और कताई, क्या क्या है? बुनाई, बंधाई और कताई, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला है, किस प्रकार के धागे द्वारा वस्त्र बुनाई सबसे अधिक प्रचलित है? किस प्रकार के धागे के द्वारा जो वस्त्र बुनाई है वो सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो है कपास के धागे। कपास के धागे, ठीक है। किस प्रकार के धागे द्वारा वस्त्र बुनाई सबसे अधिक प्रचलित है? वो है कपास के धागे से, ठीक।
आगे बात करते हैं। कौन सा गुण कौन सा गुण दबाने और खरोंचने में आसानी से संबंधित है? कौन सा गुण है जो दबाने और खरोंचने से आसानी से संबंधित है? वो है आपका लचीला। ठीक है, कौन सा गुण संबंधित है इससे? इससे संबंधित है आपका लचीला। यही बात करते हैं कि चांदी पर, ठीक है, चांदी पर कौन सी परत जमती है? चांदी पर कौन सी परत परत जमती है? चांदी पर कौन सी परत जमती है जो चांदी को काला कर देती है? जो चांदी को काला कर देती है। ठीक है, चांदी पर कौन सी परत जमती है जो चांदी को काला कर देती है? तो वो जमती है सिल्वर सल्फाइड। क्या जमती है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, Ag2S, Ag2S। ठीक है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। आगे, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में घुल जाते हैं और गर्म पानी में नहीं। गर्म पानी में नहीं, इनमें कौन शामिल है? कुछ पदार्थ हैं जो ठंडे पानी में घुल जाते हैं और गर्म पानी में नहीं। अच्छा, ये छोड़ो, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, इसको काट दो। आगे बात करते हैं। नमक का संतृप्त घोल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नमक का संतृप्त घोल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नमक का गर्म पानी में घोल बनाना चाहिए। नमक का गर्म पानी में घोल बनाना चाहिए। घोल बनाना चाहिए। क्लियर? नमक का संतृप्त घोल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नमक का गर्म पानी में घोल बनाना चाहिए। आगे 66 तक कवर किया था, अब 67 पे बात करते हैं। ये क्या इंगित करता है कि किसी पदार्थ को हाथ में तेल की जगह चिपचिपा लगे? यह क्या इंगित करता है कि किसी पदार्थ को हाथ में तेल की जगह चिपचिपा लगे? तो ये क्या इंगित करता है? ये करता है पदार्थ अम्लीय है। अम्लीय पदार्थ। ठीक है, अम्लीय पदार्थ। आगे, धातु किसे कहा जाता है? धातु किसे कहा जाता है? तो जो चमकता है। आंसर क्या हो जाएगा? जो चमकता है। ठीक है, धातु किसे कहा जाता है? जो चमकता है। ठीक, आगे, इन निम्न में से कौन से पदार्थ जल में घुलकर जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं? जल के अलावा भी घोलक, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल में घुलकर जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तो वो है आपका तेल। क्या है? तेल। ठीक है, आगे अगला है कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो पारदर्शी और अपारदर्शी। किस प्रकार? अपारदर्शी और पारदर्शी। अपारदर्शी और पारदर्शी। क्लियर? आगे, वस्तुएं किससे बनती हैं? वस्तुएं किससे बनती हैं? तो ये बनती हैं रासायनिक तत्वों से। रासायनिक रासायनिक तत्वों से।
वस्तुएं किससे बनती हैं? तो वस्तुएं रासायनिक तत्वों से बनती हैं। आगे, आवश्यक सामग्री का 3/4 जल की आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यक सामग्री का 3/4 जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो वो क्यों होती है? घोल बनाने के लिए। क्यों होती है? घोल बनाने के लिए। ठीक है। आप आवश्यक सामग्री का 3/4 जल की आवश्यकता क्यों होती है? अवश्य सामग्री का, तो वो होता है घोल बनाने के लिए। किसके लिए? घोल बनाने के लिए। आगे, संतृप्त घोल किसे कहते हैं? संतृप्त घोल किसे कहते हैं? तो संतृप्त घोल उसे कहते हैं जो घोल जिसमें, इसका आंसर होगा घोल जिसमें, घोल जिसमें और अधिक पदार्थ नहीं घुल सकता। और अधिक पदार्थ, और अधिक, इसको क्या होगा, और अधिक पदार्थ नहीं घुल सकता। ठीक है। संतृप्त घोल किसे कहते हैं? वह घोल जिसमें और अधिक पदार्थ न घुल सके उसे संतृप्त घोल कहते हैं। अगला, पृथ्वी पर अधिकांश वस्तुएं कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी पर अधिकांश वस्तुएं कहाँ मिलती हैं? वो मिलती हैं भूमि पर। भूमि पर। पृथ्वी पर अधिकांश वस्तुएं कहाँ मिलती हैं? भूमि पर। पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी है? सबसे अधिक गैस, सबसे अधिक गैस कौन सी है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वो है आपकी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी है? सॉरी, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। आगे, कौन सा धातु बहुत आसानी से चमक खो देता है? कौन सी धातु है जो बहुत आसानी से चमक खो देती है? तो वो है आपकी लोहा। लोहा बड़ी आसानी से अपनी चमक खो देता है। आगे, कुछ गैस, कुछ गैसें जल में घुल जाती हैं, इनमें से कौन सी गैस शामिल नहीं? ठीक है। कुछ गैसें जल में घुल जाती हैं, कौन सी? तो वो है आपकी हीलियम। हीलियम जो गैस है वो जल में घुल जाती है। ठीक है। आगे, अगला, धात्विक पदार्थ का चमकना कैसे बंद हो सकता है? धात्विक पदार्थ का चमकना कैसे बंद होता है? ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है। धात्विक पदार्थ का चमकना कैसे बंद हो सकता है? ऑक्सीकरण के कारण। अच्छा, एक चीज यहाँ याद रखना, चलो अगले क्वेश्चन पे ही बताते हैं। छोटा पिन पानी में क्यों डूब जाता है? छोटा जो पिन है वो पानी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि उसका घनत्व, क्या हो रहा है बहन को, एक सेकंड, क्यों डूब जाता है वो? क्योंकि इसका जो घनत्व है, घनत्व वो अधिक होता है, अधिक होता है। इसका घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। अच्छा, याद रखना कि अगर किसी वस्तु का घनत्व कम है, घनत्व अगर उसका कम है तो वो तैरेगी। ठीक है, याद रखना, किसी वस्तु का अगर घनत्व कम है तो वो तैरेगी, और अगर घनत्व उसका अधिक है, घनत्व कैसा है, अगर घनत्व उसका अधिक है तो वह डूब जाएगी। अगर उसका घनत्व अधिक है तो वह डूबेगी। ठीक है, ये याद रखना, घनत्व कम
तैरेगी, घनत्व अधिक, डूबेगी। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 79। कुछ पदार्थ किस कारण तैर सकते हैं? अभी बताया था तैरेंगे, तो तैरेंगे किस कारण तैरेंगे? क्योंकि उनका घनत्व कम होगा, कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण। ठीक है, किस कारण? कम घनत्व के कारण। आगे, वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की और मात्रा घोलने की क्षमता नहीं होती क्या कहलाता है? ठीक है, वह घोल जिसमें और अधिक नहीं घोला जा सकता, तो वो हो जाएगा आपका संतृप्त, संतृप्त घोल। वह घोल जिसमें घुले पदार्थ को और मात्रा में घोलने की क्षमता नहीं होती वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका संतृप्त घोल। आगे, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में सबसे कम क्रिया होती है, यानी सभी जो धातुओं हैं उनमें सबसे कम क्रिया किसकी होती है? वो होती है आपकी सोना की। किसकी? सोने की। सबसे कम क्रिया किसकी होती है? सोना की। यही पूछे कि मुक्त अवस्था में कौन कौन रहता है? मुक्त अवस्था, ठीक है, मुक्त अवस्था में कौन कौन रहता है? तो मुक्त अवस्था में आपका सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये तीनों रहते हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम को, प्लेटिनम को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, प्लेटिनम को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, तालाब या नदी के जल को आधे घंटे तक छोड़ने पर कुछ पदार्थ नीचे क्यों बैठ जाते हैं? तालाब या नदी के जल को आधे घंटे तक छोड़ने पर कुछ पदार्थ नीचे क्यों बैठ जाते हैं? वो अघुलनशील होते हैं, इसलिए अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं वो क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि वो अघुलनशील होते हैं। अगले पे, अगला है, समुद्र जल के अलावा और किन स्रोतों से नमक प्राप्त किया जाता है? समुद्र जल के अलावा और किन स्रोतों से नमक प्राप्त किया जाता है? तो ये आपके झीलों से। ठीक है, झीलों से, समुद्र के अलावा झीलों से भी नमक प्राप्त किया जाता है। आगे, क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग के बाद कागज को कैसे सुखाया जाना चाहिए? क्रोमेटी क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग के बाद कागज को कैसे सुखाया जाना चाहिए? तो इसे खुले में रख के, खुले में रख कर, ठीक है, रख कर, क्रोमेटोग्राफी प्रयोग के बाद कागज को खुले में रखकर सुखाया जाना चाहिए। अगला है, समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की विधि द्वारा प्राप्त क्रिया क्या कहलाती है? समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की विधि द्वारा प्राप्त क्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपका कहलाती है बाष्पीकरण। क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण। क्लियर? यही याद रखना, पूछे आशवन क्या होता है? आशवन विधि, तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? समुद्री पानी का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, आसवन विधि द्वारा समुद्री पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। यही पूछा कि प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, ठीक है, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। आसवन विधि द्वारा समुद्री पानी का शुद्धिकरण और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे, क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग में छन्ना कागज का आकार कितना होना चाहिए?
क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग में छन्ना कागज का जो आकार है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए 4 सेंटीमीटर तो लंबा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक, आगे, किस विधि का प्रयोग जल के भारी कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। किस विधि का प्रयोग जल के भारी कणों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका निस्तारण का। किसका? निस्तारण। निस्तारण विधि का प्रयोग जल के भारी कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। आगे, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी, तो ये होगी आपकी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्या होगी? क्रोमेटोग्राफी। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी, वो होगी आपकी क्रोमेटोग्राफी। आगे, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से किन चीजों के परीक्षण में किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से किन चीजों के परीक्षण में? फूलों के रंग की जांच के लिए। ठीक है, इसका मुख्य प्रयोग जो होता है वो फूलों के रंग की जांच करने के लिए होता है। फूलों के रंग की फूलों के रंग की जांच के लिए। जांच के लिए। क्लियर? क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से किन चीजों के परीक्षण में किया जाता है? फूलों के रंग की जांच के लिए। आगे, 90 नंबर क्वेश्चन पे 90वां है, द्रवणों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। द्रवणों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, किसका किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, द्रवणों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। आगे, समुद्र के जल समुद्र के जल में किस प्रकार का नमक प्रचलित है। समुद्र के जल में किस प्रकार का नमक प्रचलित है, वो है आपका साधारण नमक। साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो समुद्र के जल में किस प्रकार का नमक प्रचलित है? साधारण नमक। ठीक है, NaCl। इस साधारण नमक का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, ठीक है, तो इसे टेबल नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल नमक भी कहते हैं। और यह उदासीन होता, उदासीन। ठीक है, ये कैसा होता है? उदासीन होता है। आगे, अगला है, बाष्पीकरण का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। बाष्पीकरण का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका घोल। जो घोल है उसको अलग करने के लिए बाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर यह है पदार्थ में पर्व। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जल के ठोस अवस्था को क्या कहते हैं? जो जल है उसकी ठोस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जल की ठोस अवस्था को बर्फ कहते हैं। जब जल जम जाता है तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और जो बर्फ है वो कैसी जल की अवस्था है? तो वो जल की ठोस अवस्था है। और याद रखना कि जो बर्फ है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। बर्फ जो है वो ऊष्मा की कैसी होती है? ऊष्मा की कुचालक। कुचालक। तो बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, आगे, जमाव बिंदु पर जल बर्फ में कैसे बदलता है? जो जमाव बिंदु है उस पर जल बर्फ में कैसे बदलता है,
तो वो बदलता है ठंडा करके। कैसे? ठंडा करके। ठीक है, कैसे बदलता है? ठंडा करके। जमाव बिंदु पर जल बर्फ में कैसे बदलता है? ठंडा करके। एक चीज यहाँ याद रखना, 100% इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो ठोस है, ठोस से अगर सीधे गैस में परिवर्तन होगा, ठोस से अगर सीधे गैस में परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आगे। जल का गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वाष्पन। वाष्पन। ठीक है, जल का गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। यही दूसरा याद रखना, 100% इसको याद रखना, पूछेगा ही पूछेगा। गैस का, गैस जो है, गैस से जो द्रव में परिवर्तन होता है, गैस से द्रव में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चा संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन। आगे, कि जल वाष्प को पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल वाष्प को पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा संघनन। क्या कहते हैं इसे? संघनन कहते हैं। ठीक है, अगला है, इसको काटो, या लिखो ताप में वृद्धि करने पर। क्या लिखो है? ताप। ताप में वृद्धि करने पर जल को क्या होता है? ठीक है, ताप में वृद्धि करने पर जल से क्या होता है? तो जल जो है वो भाप में बदल जाता है। जल क्या होता है? जल भाप में बदल जाता है। क्लियर? बदल जाता है। ताप में वृद्धि करने पर जल से क्या होता है? जल भाप में बदल जाता है। आगे, किस पदार्थ का उपयोग कपूर के ऊर्ध्वपातन के लिए किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग कपूर के ऊर्ध्वपातन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है कांच की बोतल का। कांच की बोतल। ठीक है, किस पदार्थ के उपयोग कपूर के ऊर्ध्वपातन के लिए किया जाता है? कांच की बोतल का। ठीक है, जो कपूर है, ये कपूर, यह यह ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित। ठीक है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक, पूछे कपूर कैसा पदार्थ है? तो कपूर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। क्लियर? आगे, रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होता है? रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होता है? तो ये आपका नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होता है? तो नया पदार्थ बनता है। क्लियर? आगे, जलवाष्प का ठंडा होकर जल बनना क्या है? जलवाष्प ठंडे होकर जल बनती है, उसे क्या कहते हैं? बनाना क्या है? यह है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन। ठीक है, जलवाष्प का ठंडा होकर जल बनना कैसा परिवर्तन है? ये आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यही बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की एक ट्रिक है कि मिल जाए तो भौतिक, मिल जाए, अगर मिल जाए वही पदार्थ तो क्या है? भौतिक। जैसे मोमबत्ती जलाई, जलाने के बाद मोम इकट्ठा हो जाता है, तो वो मोम फिर से, मोम से मोमबत्ती बना सकते हैं, तो मिल गया, तो कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। बात करते हैं रासायनिक की। रासायनिक परिवर्तन, तो जो रासायनिक परिवर्तन है इसकी ट्रिक क्या याद रखनी है? न मिले, ना मिले। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना, अगर कागज एक बार जल जाए तो क्या हम उससे दोबारा कागज प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती के जलने के बाद हम मोम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन, यानी मिल जाए
तो भौतिकी, न मिले तो रसायन, मिल जाए तो भौतिकी, न मिले तो रासायनिक। ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टोटल 330 क्वेश्चन है इसमें, अभी 230 और बचे हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है 101। 101 है, गर्मी देने पर कौन सा परिवर्तन सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता करेगा। गर्मी देने पर कौन सा परिवर्तन सबसे अधिक ऊर्जा खपत करेगा। तो वो कौन सा परिवर्तन है जो सबसे अधिक ऊर्जा का करेगा। ठोस से गैस में, ठोस से गैस। ठीक है, याद रखना, ठोस से गैस में, जो ठोस से गैस का परिवर्तन है वो सबसे अधिक ऊर्जा खपत करेगा गर्मी देने पर। ठीक है, आगे, कपूर को गर्म करने पर किस रूप में बदलता है। कपूर को गर्म करने पर यह सीधा गैस के रूप में बदल जाता है, ये सीधा गैस में बदलता है। ठीक है, सीधा गैस रूप में। पूछे कि ठोस से सीधा गैस, ठोस से ठोस से सीधा ठोस से सीधा गैस में कौन सा पदार्थ परिवर्तित होता है, वो है कपूर। ठीक है, कपूर को अगर तुम जलाओगे तो ये ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर, आगे, आगे है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। जो बिना उबला हुआ अंडा होता है उसका जो द्रव है वो गर्मी पाकर किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है आपका ठोस में। किस में बदल जाता है, ठोस में। ठीक है, बिना उबले हुए अंडे का जो द्रव है वो गर्मी पाकर ठोस में बदल जाता है। अगला चैप्टर है हमारा पेड़ पौधों की दुनिया। ठीक है, तो बात करते हैं 104 क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के बाद पत्तियों की क्लोरोफिल हट जाती है। किस प्रक्रिया के बाद पत्तियों की क्लोरोफिल हट जाती है, वो हट जाती है अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद पत्तियों की क्लोरोफिल हट जाती है। ठीक है, आगे, ध्वंद्र नहीं है, या होगा रंध्र। रंध्र, रंध्र पत्तियां कौन सी प्रक्रिया के बाद कार्य बंद कर देती हैं। जो रंध्र पत्तियां हैं कौन सी प्रक्रिया के बाद कार्य बंद कर देती हैं, वो कर देती हैं बाष्पोत्सर्जन के बाद। बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के बाद रंध्र पत्तियां कार्य बंद कर देती हैं। क्लियर, अगला है, अर्धबीजपत्री किसे कहते हैं। अर्धबीजपत्री किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको जिनके बीज पर कोई आवरण नहीं होता। ठीक है, अर्धबीजपत्री उन्हें कहते हैं जिनके बीज पर कोई आवरण नहीं होता हो। क्लियर, अर्धबीजपत्री किसे कहते हैं, ऐसे बीज जिन पर कोई आवरण नहीं होता उन्हें अर्धबीजपत्री कहते हैं। अगला, जड़ों में भोजन का संचयन किस प्रकार से होता है। जड़ों में भोजन का संचयन किस प्रकार से होता है, स्टार्च व अन्य कार्बोहाइड्रेट के। स्टार्च व अन्य कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जड़ों में भोजन का संचयन किस प्रकार होता है, स्टार्च व अन्य कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, आगे, तने का मुख्य कार्य क्या होता है। तने का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जल, खनिज, लवण और भोजन का संचारण। जल, खनिज, लवण व भोजन का संचारण। क्लियर, जल, खनिज, लवण व भोजन का संचारण। तने का मुख्य कार्य क्या होता है, जल, खनिज, लवण व भोजन का संचारण। ठीक है, आगे, मूसला जड़ को किस प्रकार की जड़ कहते हैं।
मूसला जड़ को किस प्रकार की जड़ कहते हैं? तो इसे मुख्य जड़ भी कहते हैं, मुख्य जड़। मूसला जड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुख्य जड़ के नाम से। या इसका एक और नाम होता है जलिका, जालिका जड़, जालिका जड़। ठीक है, जालिका जड़। और एक होती है आपकी झकड़ा जड़, झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ को अन्य क्या कहते हैं? अन्य इसे कहते हैं समानांतर जड़, समानांतर जड़। ठीक है। ये आपका द्विबीजपत्री में होता है, द्विबीजपत्री में। ठीक है, और ये आपका एक बीजपत्री में होता है। ठीक है, पूछे मुख्य जड़ या जालिका जड़ ये द्विबीजपत्री में पाया जाता है, और झकड़ा जड़ या समानांतर जड़ एक बीजपत्री में पाया जाता है। आगे, पौधे के नाम एवं उसकी पत्तियों की जमावट किस ढंग से होती है? पौधे के नाम एवं उसकी पत्तियों की जमावट किस ढंग से होती है? ये होती है पर्ण विन्यास से। किससे? एक सेकंड। पर्ण विन्यास। ठीक है, किससे होती है? पर्ण विन्यास से। आगे, जड़ों की मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन सी? एक तो आपकी मूसला, दूसरी आपकी रेशेदार, रेशेदार, रेशे, ठीक है, कौन सी? रेशेदार। जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? मूसला और रेशेदार। क्लियर? आगे बात करते हैं 112 क्वेश्चन नंबर। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका स्राव विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? यदि किसी पत्ती में जालिका स्राव विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? वो होंगी आपकी मूसला जड़ें, मूसला। ठीक है, किस प्रकार की होंगी? मूसला। क्लियर? अगला, पानी की बूंदें पत्तियों से किस रूप में आ रही होती हैं? जो पानी की बूंदें हैं जो वो पत्तियों से किस रूप में आ रही होती हैं? वो आ रही होती हैं जल वाष्प के रूप में। किस रूप में? जल वाष्प के रूप में। ठीक है, पानी की बूंद पत्तियों से किस रूप में आ रही होती है? जल वाष्प के रूप में। ठीक है, यही एक चीज लिखो कि पौधों में क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन की, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्पोत्सर्जन, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। आगे, रेशेदार जड़ें किसे कहते हैं? रेशेदार जड़ें किसे कहते हैं? तो रेशेदार जड़ें कहते हैं झकड़ा जड़, जड़ या समानांतर जड़, समानांतर जड़। क्लियर? रेशेदार जड़ कैसे कहते हैं? झकड़ा जड़ या समानांतर जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। अगला है, किस प्रकार की जड़ों में भोजन का संचयन होता है? किस प्रकार की जड़ों में भोजन का संचयन होता है? तो वो होता है आपका मूसला जड़ में, मूसला जड़ या जालकीय जड़, जालकीय जड़ या मुख्य जड़, मुख्य जड़। किस प्रकार की जड़ों में भोजन का संचयन होता है? मूसला जड़, जाल की जड़ या मुख्य जड़ों में भोजन का संचयन होता है। अगला,
यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? वो होंगी आपकी रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें, ठीक है। आगे, एक बीजपत्री के पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का विन्यास होता है? एक बीजपत्री के पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का विन्यास होता है? तो इनमें होता है समानांतर शिराविन्यास। समानांतर शिराविन्यास। शिराविन्यास, ठीक है। एक बीजपत्री के पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का शिराविन्यास होता है? वो होता है आपका समानांतर शिराविन्यास। आगे, तने के आधार से ऊपरी हिस्से तक किस चीज का अवलोकन करते हैं? तने के आधार से ऊपरी हिस्से तक किस चीज का अवलोकन करते हैं? वो करते हैं पेड़ की ऊंचाई का। पेड़ की ऊंचाई का, ठीक है। किस चीज का अवलोकन करते हैं? पेड़ की ऊंचाई का। अगले बात करते हैं, तना पौधों को क्या प्रदान करता है? तना पौधों को क्या प्रदान करता है? तो ये पौधों को आकृति आकृति व यांत्रिक दक्षता प्रदान करता है। आकृति व यांत्रिक दक्षता। आकृति व यांत्रिक दक्षता प्रदान करता है। आगे, पत्तियों की रेखीय संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पत्तियों की रेखीय संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मध्य सिराएं। मध्य सिराएं कहा जाता है। पत्तियों की रेखीय संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें मध्य सिराएं कहा जाता है। आगे, यदि पौधों की पत्ती का समानांतर विन्यास है तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? यदि पौधों की पत्ती का समानांतर विन्यास है तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? वो होंगी आपकी फाइब्रोस या झकड़ा। एक सेकंड, वो होंगी आपकी झकड़ा या, चलो, कैसी होंगी? झकड़ा जड़, ठीक है। झकड़ा जड़। इसी का अन्य नाम क्या है? झकड़ा जड़ का अन्य नाम, तो इन्हें फ्राइबोस फ्राइबोस भी कहते हैं। फ्राइबोस, ठीक है। फाइब्रोस नहीं, फ्राइबोस भी कहते हैं। जकड़ा जड़ों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें फ्राइबोस नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे, अगला चैप्टर है आपका फूलों से जान पहचान। क्या है? फूलों से जान पहचान। तो फूलों की पंखुड़ियां मुख्य कार्य क्या है? फूलों की पंखुड़ियों का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है इनका परागण करना। परागण, ठीक है। फूलों की पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? परागण। क्लियर? आगे, 123 से बात करते हैं। पुंकेसर के कितने प्रकार हो सकते हैं? पुंकेसर के कितने प्रकार हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 3। कितने? 3, ठीक है। पुंकेसर के 3 भाग हो सकते हैं। अगला, किस फल के अंडाशय में बीजांड और प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ होते हैं। किस फल के अंडाशय में बीजांड और प्रकोष्ठ होते हैं? तो वो होते हैं आपके बैंगन में। किसमें होते हैं? बैंगन में। क्लियर? आगे, अगला है, किस अंग के कारण फूल का प्रजनन संभव होता है? किस अंग के कारण फूल का प्रजनन संभव होता है? तो वो होता है आपका अंडपुड़ी। किसके कारण? अंडपुड़ी। किस अंग के कारण फूल का प्रजनन संभव होता है? वो होता है आपका अंडपुड़ी के कारण। फूलों का रंग रूप किसके कारण होता है? ठीक है।
फूलों का जो रंग रूप है वो किसके कारण होता है? वो होता है आपका पंखुड़ी के कारण। पंखुड़ी के कारण फूलों का रंग रूप किस कारण होता है? पंखुड़ी के कारण। अगला, पूर्ण फूल कितने होते हैं? जो पूर्ण फूल कितने भाग होते हैं? पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? वो होते हैं आपके चार। ठीक है, कितने भाग होते हैं? चार। कौन कौन से? एक होता है आपका बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, पहला होता है आपका बाह्य दल पुंज, दूसरा है आपका दल पुंज। ठीक है, दल पुंज। तीसरा होता है पुमंग, पुमंग। और चौथा है आपका जयांग, जयांग। क्लियर? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। आगे, स्त्री केसर के किस भाग का नाम परागण में भूमिका निभाता है? ठीक है, स्त्री केसर के किस भाग का नाम परागण में भूमिका निभाता है? वो निभाता है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, आगे, अपूर्ण फूल किसे कहते हैं? अपूर्ण फूल किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपका वह फूल, वह फूल जिसमें, वह फूल जिसमें कुछ अंग अनुपस्थित हो, कुछ अंग अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, वह फूल जिसमें कुछ अंग अनुपस्थित हो। अगला, फूल के कितने पुंकेसर होते हैं? फूल के कितने पुंकेसर होते हैं? तो ये 5 से 6 होते हैं, इन्हें निश्चित नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, आगे, फूल का कौन सा अंग बीज बनाने में मदद करता है? फूल का कौन सा अंग बीज बनाने में मदद करता है? वो करता है आपका पुंकेसर। ठीक है, कौन सा? पुंकेसर। आगे, इनमें कुछ बताने लायक ज्यादा है नहीं तो जल्दी जल्दी करते हैं। फूल का कौन सा अंग परागण निर्माण में मदद करता है? फूल का कौन सा अंग परागण निर्माण में मदद करता है? तो ये भी आपका करता है पुंकेसर। ठीक है, परागण निर्माण में भी पुंकेसर मदद करता है। आगे, स्त्री केसर के किस भाग का आकार विभिन्न फूलों में भिन्न भिन्न हो सकता है? स्त्री केसर के किस भाग का आकार विभिन्न फूलों में भिन्न भिन्न हो सकता है? तो वो हो सकता है वर्तिकाग्र का, वर्तिकाग्र का। ठीक है, स्त्री केसर के किस भाग का आकार विभिन्न फूलों में भिन्न भिन्न हो सकता है? वो हो सकता है आपका वर्तिकाग्र का। आगे, यदि अंडपुड़ी और पुंकेसर एक ही धर्म में हो तो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पर्ण फूल। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पर्ण फूल में। ठीक है, पर्ण फूल। क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है, 135, नर फूल में क्या होता है? नर फूल में क्या होता है? तो नर फूल में क्या होगा? नर फूल में केवल पुंकेसर होता है। क्या होता है? केवल पुंकेसर होता है। नर फूल में केवल पुंकेसर होता है। क्लियर? आगे, फूलों का सूखा सैंपल किसके लिए उपयोगी हो सकता है? तो जो फूलों का सूखा सूखा सैंपल है वो अध्ययन के लिए। ठीक है, अध्ययन के लिए। याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फूलों का सूखा सैंपल किसके लिए उपयोगी हो सकता है? अध्ययन के लिए। आगे, पुंकेसर के किस भाग से, पुंकेसर के किसी भाग से झड़ रहे थे? इस भाग का नाम लिखिए। क्या टाइपिंग है? परागकण है इसका आंसर। ठीक है, क्या है? परागकण। आगे, फूल के किस अंग को बाह्यदल पुंज कहा जाता है या बाह्यदल कहा जाता है? फूल के किस अंग को बाह्यदल कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका पंखुड़ी को। किसे कहा जाता है? पंखुड़ी। ठीक है, पंखुड़ी को बाह्यदल कहा जाता है। आगे, गुच्छादार फूलों के समूह का नाम क्या है? ठीक है, वो है आपका क्लस्टर। ठीक है, गुच्छादार फूलों के समूह का नाम क्या है? क्लस्टर। आगे,
एक लिंगी फूल किस प्रकार के होते हैं? एक लिंगी फूल किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके जिनमें जिनमें स्त्री केसर, स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक होता है। पुंकेसर में से कोई एक होता है। क्लियर? एक लिंगी फूल किस प्रकार के होते हैं? जिन फूलों में स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक होता है उन्हें एक लिंगी कहते हैं। आगे बात करते हैं। अगला चैप्टर है जंतुओं में गति। तो जंतुओं में गति देखें, कंकुआ शब्द किन संधियों के लिए प्रयोग होता है? जो कंकुआ शब्द है वो किन संधि के लिए प्रयोग होता है? ये होता है कोहनी और घुटना के लिए। कोहनी और घुटना के लिए कंकुआ शब्द किन संधियों के लिए प्रयोग होता है? कोहनी और घुटना के लिए। अब इसका अन्य नाम कंकुआ का, तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे, मछली के शरीर पर फिन कहाँ पाए जाते हैं? मछली के शरीर पर फिन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं आपके ऊपर कोमा नीचे, ऊपर नीचे और ऊपर नीचे और पीछे। ठीक है, याद रखना कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर नीचे और पीछे। अगला है तिलचट्टा का ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तिलचट्टा का जो ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एंटीना या श्रृंगिकाएं। श्रृंगिकाएं। तिलचट्टा का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एंटीना या श्रृंगिकाएं। आगे बात करते हैं, अस्थियां किन तत्वों के संयोजन पर निर्भर करती हैं? अस्थियां किन तत्वों के संयोजन पर निर्भर करती हैं? ये करती हैं कैल्शियम और फास्फोरस पे। कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक। अस्थियां किन तत्वों के संयोजन पर निर्भर करती हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस पे। अगला है कंकाल तंत्र क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र को ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146। 46 तो इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, चलो 47 से देखते हैं। कट गया, 47 से देखते हैं। पसली पिंजर किस प्रकार की संरचना बनाता है? जो पसली पिंजर है वह किस प्रकार की संरचना बनाता है? ये वृत्ताकार और संकरीकृत। किस प्रकार की? वृत्ताकार, ठीक है, और संकरीकृत। संकरीकृत, क्लियर। आगे, शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्लियर। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है शरीर की गति नियंत्रित करना। शरीर की गति नियंत्रित करना। क्या होता है? शरीर की गति नियंत्रित करना। क्लियर। अगला, गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती हैं? गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती हैं? वो होती हैं स्नायु बंधन। किससे होती हैं? स्नायु बंधन, ठीक है, स्नायु बंधन, या इसे ही कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट,
ठीक है, लिगामेंट से। क्लियर। इस लिगामेंट का रंग कैसा होता है, अगर पूछ लेता है लिगामेंट का रंग, तो ये पीले रंग का होता है। ठीक है, लिगामेंट का रंग पूछे तो ये कैसा होता है, पीले रंग का। अगला, हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच की संधि को किस प्रकार की संधि कहते हैं? हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच की संधि को किस प्रकार की संधि कहते हैं? तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, जो हाथ की हड्डी ऐसे जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? हिंज संधि। हिंज संधि। क्लियर। और जो गर्दन को जोड़ती है, गर्दन को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट। ठीक। वहीं पूछे कोहनी में, कोहनी हिंज संधि, हिंज संधि या जॉइंट। ठीक है, कोहनी में पूछे तो हिंज संधि या जॉइंट। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, ये कमर में भी होता है। ठीक है, कमर प्लस कंधे में भी होता है। ये इसके बारे में याद रख। आगे, मानव कंकाल तंत्र में घुटने को चलाने में किन हड्डियों की भूमिका होती है? मानव कंकाल तंत्र में घुटनों को चलाने में किन हड्डियों की भूमिका होती है? तो वो होती है आपकी फीमर। ठीक है, कोमा टिबिया। टिबिया, फीमर, टिबिया और टिबिया और फिबुला। फिबुला, फीमर, टिबिया और फिबुला की। आगे, मछली के कंकाल द्रवण को की क्या भूमिका है? मछली के कंकाल द्रवण की क्या भूमिका है? यह श्वसन प्रणाली में सपोर्ट करता है मछली को। तो क्या भूमिका है? श्वसन प्रणाली में मदद करता, मदद करना। ठीक है, आगे, कंधे की हड्डी किस प्रकार की संधि है? कंधे की हड्डी किस प्रकार की है? तो ये है तुम्हारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यही कमर में भी होती है। ठीक है, कमर में भी कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आगे, सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं? सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं? तो वो करते हैं विशेष पेशियां। विशेष पेशियां। ठीक है, क्या करते हैं? विशेष पेशियां। सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं? तो वो करते हैं विशेष पेशियां। आगे, मानव कंकाल तंत्र में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव कंकाल तंत्र में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपीज। स्टेपीज या स्टेपस, इसे स्टेपस भी बोलते हैं। तो स्टेपीज आ जाए या स्टेपस आ जाए, एक ही बात है। आगे, कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा और ज्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है? कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा और ज्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी या बैठने की हड्डी। बैठने की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी या बैठने की हड्डी। आगे, किस हड्डी को ह्यूमेरस कहा जाता है? किस हड्डी को ह्यूमेरस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपर बोन ऑफ आर्म को। अपर
बोन ऑफ आर्म, आर्म, ठीक है। अपर बोन ऑफ आर्म को ह्यूमेरस कहा जाता है। ठीक है, 158 पे चलते हैं। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि, ये शायद अचल संधि है ना। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या है? अचल संधि या स्थिर संधि। अचल संधि या स्थिर संधि, अचल संधि या स्थिर संधि। क्लियर? आगे, घुटने की हड्डियों को जोड़ने वाले रेशों को क्या कहते हैं? घुटने की हड्डियों को जोड़ने वाले रेशे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लिगामेंट या स्नायु बंध। क्या कहते हैं? लिगामेंट या लिगामेंट या स्नायु बंध, लिगामेंट या स्नायु बंध। क्लियर? आगे, धुरायु संधि किसे कहते हैं? धुरायु संधि किसे कहते हैं? तो धुरायु संधि कहते हैं आपके गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, जोड़ने वाली संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरायु संधि कहते हैं। अगला, अस्थियों को सीधी रूप से सहायता कौन देता है? अस्थियों को सीधी रूप से सहायता कौन देता है? तो इन्हें देता है आपका कंडरा संधि या टेंडन। कंडरा संधि या टेंडन, ठीक है। अस्थियों को सीधी रूप से सहारा कौन देता है? कंडरा संधि या टेंडन अस्थियों को सीधी रूप से सहारा देता है। अगला है, घोंगा का कवच किस प्रकार की संरचना होती है? घोंगा का कवच है वो किस प्रकार की संरचना होती है? तो वो होती है आपका मांसल संधि की, मांसल संधि। घोंगा का कवच किस प्रकार की संरचना होती है? मांसल संधि। क्लियर? और इसका जो कवच है, इस घोंगा का जो कवच है, ये किसका बना होता है? किसका बना होता है? घोंगा का कवच किसका बना होता है? ये बना होता है तुम्हारा CaCO3, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे, अस्थियों और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्थियों और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है शिथिलन और संकुचन। शिथिलन और संकुचन, ठीक है। क्या कहा जाता है? शिथिलन और संकुचन कहा जाता है, ठीक है। यहां पे दो चीज याद रखो, इस क्वेश्चन को काट दो, ठीक है। ये छोड़ दो। यहाँ पे एक चीज याद रखो कि पूछे श्वसन में, श्वसन में, ठीक, श्वसन में। अब श्वसन में दो चीज लिखो, एक लिखो पौधे, पौधे
और जंतु। श्वसन में पौधे और जंतु। क्लियर। तो श्वसन में जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखना, छोड़ते हैं, और जंतु हैं वो CO2 छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। श्वसन में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जंतु CO2 छोड़ते हैं। क्लियर। अगला है पक्षियों की अस्थियां किस प्रकार की होती हैं। पक्षियों की अस्थियां किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं आपकी खोखली, खोखली, ठीक है, या खोलदार। कैसी होती है ये खोखली या खोलदार होती हैं। क्लियर। ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा, ठीक है, यहां से आगे करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 जिसमें हमने 165 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 2 करके, जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम बाकी के सारे क्वेश्चन देखेंगे, और क्लास 6 की जो हमारी साइंस है वो पूरी 2 पार्ट में NCERT की कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम ज्योग्राफी लेंगे, उसके बाद हम क्लास 6 की ज्योग्राफी उठाएंगे, उसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक पार्ट 1 हो गया। अब अगला जो पार्ट 2 आएगा इसका, साइंस का, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और हाँ, डेली सुबह 10 बजे करंट का रिवीजन कराया जाता है, तो आप उस क्लास से जुड़ना ना भूलें। डेली सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे कुमार गौरव सर की करंट का क्विक रिवीजन कराया जाता है, कम समय में। ठीक है, कम समय में अप्रोक्स 20 से 25 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन विधिवत रूप से कराया जाता है, तो उससे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।